तो चलिए आज की बातचीत शुरू करते हैं। हमारे सामने स्टडी सदन ऑफिशियल के कुछ नोट्स हैं जो 5 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स पर एक गहरी नजर डालते हैं। जी। अब ये नोट्स बने तो हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, लेकिन इनमें जो खबरें हैं वो हम सबको सोचने पर मजबूर करती हैं। बिल्कुल। आज हम सिर्फ इन खबरों को पढ़ेंगे नहीं, बल्कि इनके पीछे जो छिपा हुआ पैटर्न है उसे समझने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि हर चीज की परिभाषा ही बदल रही है। दिलचस्प नजरिया है। हाँ, जैसे वेनेजुएला में हम देखेंगे कि विदेशी हस्तक्षेप का मतलब कैसे बदल रहा है। भारत के बजट में जानेंगे कि विकास की प्राथमिकताएं कैसे बदल रही हैं, और एक ऐसे सम्मान की बात करेंगे जिससे वीरता के मायने ही बदल गए हैं। ये आपने बहुत सही पकड़ा। ये सब अलग अलग खबरें नहीं हैं, इनमें एक धागा है जो इन्हें जोड़ता है। एक देश में तेल की राजनीति, दूसरे देश में बजट के आंकड़े और अंतरिक्ष में दी जाने वाली बहादुरी। हाँ, ये सभी बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं। ये दिखाते हैं कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है और हमें पुरानी परिभाषाओं से आगे बढ़कर सोचना होगा। तो चलिए इस बदलती हुई तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत एक ऐसी खबर से करते हैं जो सीधे किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म से निकली लगती है। अच्छा। इन नोट्स के मुताबिक अमेरिका ने वेनेजुएला में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया है। ओह, ये सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। आखिर हुआ क्या वहां? ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। देखिए, आधिकारिक तौर पर मादुरो और उनकी पत्नी पर नार्को टेररिज्म के आरोप लगाए गए हैं। नार्को टेररिज्म? हाँ, ये एक बहुत गंभीर आरोप है। मतलब नशीले पदार्थों की तस्करी से आतंकवाद को फंड करना। अच्छा। उनकी गिरफ्तारी के फौरन बाद वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने डेल्सी रॉड्रिग्स को अंतरिम राष्ट्रपति भी बना दिया। यानी सत्ता का पूरा समीकरण ही बदल गया। लेकिन इन नोट्स में एक और एंगल दिया गया है जो इस पूरे कहानी को पलट देता है। इसमें साफ साफ लिखा है कि इस पूरे संघर्ष की असली वजह तेल है, और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस तरह के हस्तक्षेप को डोनरो सिद्धांत का नाम दिया था। तो क्या ये नार्को टेररिज्म का आरोप सिर्फ एक बहाना है? असली मकसद तो कुछ और ही है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीजें कभी भी सीधी नहीं होती। ये सच है कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, 300 बिलियन बैरल से भी ज्यादा। सऊदी अरब से भी ज्यादा? हाँ, सऊदी अरब से भी ज्यादा। इन नोट्स का अनुमान है कि इस ऑपरेशन के बाद अमेरिका को बाजार मूल्य पर 30 से 50 मिलियन बैरल तेल तक पहुंच मिल सकती है। ओह, तो ये बहुत बड़ी मात्रा है। बहुत बड़ी। और अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर में तेल की कीमतें गिर सकती हैं। तो हाँ, तेल एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है। शायद नार्को टेररिज्म वो आधिकारिक कारण है जो दुनिया को बताया जा रहा है, जबकि असली खेल ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक दबदबे का है। मतलब ये सिर्फ वेनेजुएला का मामला नहीं, बल्कि इसका असर हम सब पर पड़ सकता है, पेट्रोल की कीमतों से लेकर वैश्विक राजनीति तक। बिल्कुल। एक तरफ दुनिया में तेल पर कब्जे की एक जियोपॉलिटिकल चेस चल रही है, तो दूसरी तरफ हमारे देश में अर्थव्यवस्था को संभालने और आगे बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं। चलिए अब भारत के बजट 2026-27 पर नजर डालते हैं। हाँ, और यहाँ भी कहानी आंकड़ों से कहीं ज्यादा गहरी है। इन नोट्स में कुछ बड़े आंकड़े दिए गए हैं, जैसे सरकार का लक्ष्य राजकोषीय घाटे को 4.3% पर रखना है। पिछले साल से कम। हाँ, पिछले साल ये 4.4% था। एक मिनट, यहीं पर रुकते हैं। ये राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट जैसा शब्द हम हर साल बजट में सुनते हैं, पर आम आदमी के लिए इसका मतलब क्या है? क्या ये 4.3% का आंकड़ा अच्छी खबर है या बुरी? बहुत अच्छा सवाल है। आसान भाषा में समझिए, राजकोषीय घाटा सरकार की आमदनी और उसके कुल खर्च के बीच का अंतर है। ठीक है। जब सरकार कमाती कम है और खर्च ज्यादा करती है तो उसे उधार लेना पड़ता है। यही उधार राजकोषीय घाटा है। ओके। तो इसे 4.4% से घटाकर 4.3% पर लाने का लक्ष्य एक छोटा ही सही पर एक सकारात्मक संकेत है। ये दुनिया भर के निवेशकों को दिखाता है कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर अनुशासित है और अपने खर्चों पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। लंबी अवधि में ये अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाता है। अच्छा, तो ये एक तरह से घर का बजट संभालने जैसा है कि चादर से ज्यादा पैर मत फैलाओ। बिल्कुल। लेकिन इस अनुशासन का आम आदमी पर क्या असर पड़ा? क्या टैक्स में कोई राहत मिली? और यहीं पर कहानी का दूसरा पहलू आता है। इन नोट्स के मुताबिक इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ओह। मतलब मध्यम वर्ग को टैक्स में कोई सीधी राहत नहीं मिली है। सरकार का फोकस अनुशासन पर ज्यादा है। शायद इसीलिए आम लोगों को सीधी छूट देने से बचा गया है। हाँ, विदेशी संपत्ति की घोषणा के लिए एक प्रकटीकरण योजना 2026 जरूर लाई गई है,
ताकि काले धन को सिस्टम में वापस लाया जा सके। इन नोट्स में एक और बड़े बदलाव का जिक्र है। मनरेगा की जगह अब वीबीजी रामजी नाम की एक नई योजना आ रही है जी, जिसके लिए लगभग 95,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये नाम काफी नया है। क्या नोट्स में बताया गया है कि यह योजना मनरेगा से कैसे अलग होगी? देखिए, नोट्स में इस पर बहुत ज्यादा विस्तार तो नहीं है, लेकिन नाम और आवंटन से कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। मनरेगा एक ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना थी। हो सकता है वीबीजी रामजी का दायरा बड़ा हो, या इसमें कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट या संपत्ति निर्माण पर ज्यादा जोर दिया गया हो। अच्छा, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन इसकी असली तस्वीर तो तभी साफ होगी जब योजना की पूरी जानकारी सामने आएगी। तो एक तरफ अर्थव्यवस्था के ये बड़े और कभी-कभी उलझे हुए आंकड़े हैं, लेकिन इन्हीं नोट्स में कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो राष्ट्रीय गौरव की भावना जगाती हैं। पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा हो गई है। जी, कुल 131 लोगों को सम्मानित किया गया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। पद्म विभूषण पाने वालों में कला के क्षेत्र से श्री धर्मेंद्र सिंह दियोल मरणोपरांत और सार्वजनिक मामलों में श्री वीएस अच्युतानंदन मरणोपरांत जैसे बड़े नाम शामिल हैं। लेकिन एक सम्मान ऐसा है जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। हाँ, जब भी मैं अशोक चक्र के बारे में सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में सीमा पर दुश्मन से लड़ते हुए एक सैनिक की तस्वीर आती है। स्वाभाविक है। पर उन्हें ये सम्मान किसी जंग के लिए नहीं, बल्कि एक अंतरिक्ष मिशन के लिए मिला है। ये तो सच में वीरता की परिभाषा ही बदल देता है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक ऐतिहासिक क्षण है। हाँ, अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, और ये पहली बार है कि ये किसी को अंतरिक्ष मिशन एक्सियम मिशन 4 में असाधारण साहस दिखाने के लिए दिया गया है। ये इस बात का संकेत है कि अब हमारे लिए बहादुरी के मैदान सिर्फ जमीन, हवा या समंदर नहीं रहे, बल्कि अंतरिक्ष भी। हाँ, अंतरिक्ष एक नया मोर्चा है, और वहां पर सूझबूझ, साहस और शांति बनाए रखना भी सर्वोच्च वीरता है। ये भारत की बदलती प्राथमिकताओं और बढ़ती क्षमताओं को दिखाता है। वाह, तो वीरता के मायने अब युद्ध के मैदान से निकलकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंच गए हैं। और जब अंतरिक्ष की बात हो ही रही है, तो इन नोट्स में इसरो के भविष्य के प्लान का भी जिक्र है, जो काफी महत्वाकांक्षी लगता है। बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी। इसरो का विजन 2026-2047 तैयार है। लक्ष्य है कि 2026 तक भारत के उपग्रहों की संख्या को 3 गुना कर दिया जाए, जो अभी 56 है। 3 गुना? हाँ, सोचिए, इससे हमारा कम्युनिकेशन, नेविगेशन, मौसम की जानकारी सब कितना बेहतर हो जाएगा। सही बात है। और इससे भी बड़ी बात, 2025 में भारत अपने स्पेस स्टेशन पर काम शुरू कर देगा, और 2028 तक उसका पहला मॉडल लॉन्च करने की योजना है। ये भारत को दुनिया के चुनिंदा स्पेस पावर क्लब में शामिल कर देगा। यानी एक तरफ ग्रुप कैप्टन शुक्ला जैसे नायकों को सम्मानित किया जा रहा है, और दूसरी तरफ इसरो उस भविष्य की नींव रख रहा है जहां ऐसे और मिशन होंगे। बिल्कुल। लेकिन अंतरिक्ष में बढ़ती ताकत के साथ साथ जमीन पर हमारे व्यापारिक रिश्ते भी तो जरूरी हैं। नोट्स में भारत अमेरिका के एक नए व्यापार समझौते का भी जिक्र है। इसमें हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या चुनौती? इसमें दोनों पहलू हैं, और ये दिखाता है कि विदेश नीति कितनी जटिल होती है। फायदे की बात यह कि भारतीय कपड़ा, रत्न और आभूषणों पर अमेरिका में लगने वाला टैरिफ 18% तक कम हो सकता है। अच्छा। इससे हमारे निर्यातकों को वियतनाम और बांग्लादेश जैसे प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले बढ़त मिलेगी, जिससे देश में नौकरियां बढ़ेंगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो फिर इसमें चुनौती क्या है? चुनौती ये है कि ये समझौता एक शर्त के साथ आ सकता है। ओह। नोट्स के मुताबिक चूंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इसलिए अमेरिका भारत पर 25% का दंडात्मक शुल्क यानी प्यूनिटिव ड्यूटी लगा सकता है। अच्छा, मतलब एक तरफ फायदा तो दूसरी तरफ सजा का डर। बिल्कुल। ये दिखाता है कि आज के दौर में आप व्यापार को राजनीति से अलग नहीं कर सकते। हमें एक बहुत ही महीन संतुलन बनाकर चलना होगा। सही बात है। हर फैसले के अपने फायदे और नुकसान हैं। चलिए अब कुछ और खबरों को देखते हैं जो नोट्स में दी गई हैं। खेल की दुनिया से एक अच्छी खबर है। U19 विश्व कप में भारतीय टीम लगातार 6ठी बार फाइनल में पहुंच गई है। हाँ, और इसे सिर्फ एक जीत की तरह नहीं देखना चाहिए। इसके पीछे एक पूरी व्यवस्था काम कर रही है। खेलो इंडिया मिशन का बजट भी बढ़ाया गया है, और अब फोकस सिर्फ खेलने पर नहीं, बल्कि खेल विज्ञान, बेहतर कोच और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी है।
लक्ष्य ये है कि भारत सिर्फ खेले नहीं बल्कि खेल के उपकरण बनाने का भी एक ग्लोबल हब बने। इन नोट्स में 2-3 और एक पंक्ति की खबरें हैं जो छोटी हैं पर उनका असर बहुत बड़ा हो सकता है। एक है बारबरा बनाम ट्रंप केस, जिसमें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट जन्मजात नागरिकता के मुद्दे की समीक्षा करेगा। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब बहुत बड़ा है। जन्मजात नागरिकता का सिद्धांत कहता है कि अगर किसी का जन्म अमेरिका की धरती पर हुआ है तो वो अपने आप अमेरिकी नागरिक बन जाता है, भले ही उसके माता पिता कहीं और के हों। हाँ बिल्कुल। अगर सुप्रीम कोर्ट इस नियम को बदलता है तो इससे दुनिया भर में इमिग्रेशन कानूनों पर असर पड़ेगा और लाखों लोगों का भविष्य बदल सकता है। और आखिर में एक समिति का जिक्र है जो शिक्षा से रोजगार पर बनी है। जी। इसका काम नौकरियों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के प्रभाव का अध्ययन करना है। ये आज के दौर का शायद सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल। एक तरफ हम बजट में 15,000 स्कूलों में एनिमेशन और गेमिंग लैब्स बनाने की बात कर रहे हैं ताकि बच्चे भविष्य के लिए तैयार हों, और दूसरी तरफ ये समिति अध्ययन करेगी कि AI जैसी तकनीकें कितनी नौकरियों को खत्म करेंगी और कितनी नई नौकरियां पैदा करेंगी। ये दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। हमें अपने युवाओं को सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए तैयार करना होगा, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आज की हमारी चर्चा वाकई काफी गहरी रही। हमने वेनेजुएला में तेल और सत्ता के खेल को समझा, भारत के बजट के आंकड़ों के पीछे की रणनीति को डिकोड किया, और सबसे बढ़कर हमने देखा कि कैसे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सम्मान के साथ वीरता के मायने बदल रहे हैं, जो अब सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है। इन सभी खबरों को एक साथ देखने पर एक ही बात समझ आती है, बदलाव। हाँ, दुनिया तेजी से बदल रही है और इस बदलाव को समझने के लिए हमें तथ्यों को रटने से आगे जाना होगा। इन स्टडी सदन के नोट्स में आखिरी में एक छोटा सा टेस्ट है, क्या आपने ध्यान से पढ़ा, जिसमें सीधे तथ्य पूछे गए हैं। ये परीक्षाओं के लिए जरूरी है, हाँ। लेकिन हम सब के लिए शायद असली सवाल कुछ और है। जब जानकारी हर जगह मौजूद है तब सिर्फ ये याद रखना काफी नहीं है कि राजकोषीय घाटा 4.3% है। ज्यादा जरूरी ये समझना है कि ये आंकड़ा हमारी जिंदगी पर, देश की दिशा पर और दुनिया में हमारी जगह पर क्या असर डालता है। सही बात है। आज के इस सूचना के महासागर में सही मायने में सूचित होने का मतलब शायद तथ्यों को जानना नहीं बल्कि उनके बीच के संबंधों को समझना है, और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।